हमारे देश का इतिहास बहुत ही विशाल और समृद्ध है। महान राजाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों की कहानी सुनकर मन में जोश भर जाता है। कई बार तो लगता है कि काश वह जमाना हमने भी देखा होता। हालांकि पुरुषों के शौर्य और वीरता की गाथा तो बहुत सी जगह सुनने को मिल जाएगी, लेकिन आज हम आपको भारतीय इतिहास की महान शक्तिशाली महिलाओं के बारे में बताना चाहते हैं, जिन्होंने अपने राज्य का पालन पोषण करते हुए युद्ध क्षेत्र में भी अपना कौशल दिखाया। किसी ने ब्रिटिश सरकार की हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी तो किसी ने मुगल सेना के सामने घुटने नहीं टेके। इन वीरांगना की कहानी आज की हर एक बेटी के लिए प्रेरणा है। समाज की रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया, इन महान क्रांतिकारियों को नमन है। नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। शायद ही कोई हो जिसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता न हो। इतिहासकारों के बाद फिल्मों और टीवी सीरियलों में भी रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा को घर घर पहुंचाया है। लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था और उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता बिठूर के पेशवा के राज दरबार में नियुक्त हुए तो मणिकर्णिका भी उनके साथ रहने लगी। उन्होंने बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी के साथ साथ युद्ध कला और राजनीति भी शिक्षा ली। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर के साथ हुआ और विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन अंग्रेजों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने झांसी को हड़पने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का संगठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई, उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता से भी इस संग्राम में सहयोग लिया। साल 1857 की क्रांति में झांसी प्रमुख गढ़ बनकर उभरा। लगभग 1 साल तक रानी लक्ष्मीबाई कभी पड़ोसी राजाओं ने तो कभी ब्रिटिश सरकार से युद्ध लड़ती रही। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। 18 जून 1858 को ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 2, रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की रानी। 1831 में जन्मी अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। वह बचपन से ही वीर और साहसी थी। उन्होंने छोटी उम्र से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। वह हमेशा से ही राज्य संचालन में अपने पति की मदद किया करती थी। स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया और इसके बाद अवंतीबाई ने राज्य की बागडोर संभाली, लेकिन अंग्रेजों को यह मंजूर नहीं था कि यह रानी रियासत संभाले। उन्होंने तुरंत रामगढ़ को ब्रिटिश सरकार के अधीन लेने का फरमान सुना दिया। उन्होंने रामगढ़ रियासत को कोर्ट ऑफ वार्डन के अधीन कर लिया और शासन प्रबंधक के लिए एक तहसीलदार को नियुक्त कर दिया। रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी गई। इस घटना से रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी काफी दुखी हुई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला लिया। रानी ने अपनी ओर से क्रांति का संदेश देने के लिए अपने आसपास के सभी राजाओं और प्रमुख जमींदारों को चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भिजवाई। उस चिट्ठी में लिखा था, देश की रक्षा करने के लिए या तो कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। सभी देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने रानी के साहस और शौर्य की बड़ी सराहना की और उनकी योजना अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैला दी और साल 1857 की क्रांति का बिगुल बज उठा। इस निडर रानी ने खुद 4000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पहली लड़ाई खेरी गांव में हुई और अंग्रेज रानी की युद्ध कुशलता देखकर दंग रह गए। अंग्रेजों को पहली लड़ाई में हार की उम्मीद लग रही थी। अपनी हार से आग बबूला होकर अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ रामगढ़ पर चढ़ाई कर दी और उनकी सेना का सामना रामगढ़ की सेना नहीं कर पाई। लेकिन अवंतीबाई अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही
और देशवासियों को अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संदेश दे गई। नमन है ऐसी वीरांगनाओं को। नंबर 3, कित्तूर चेन्नम्मा, कित्तूर की रानी। कर्नाटक के बेलगावी जिले के कित्तूर तालुका में हर साल अक्टूबर के महीने में कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। यहाँ के लोगों के लिए यह उत्सव बहुत मायने रखता है। इसके लिए यह उनकी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। हालांकि यह उत्सव की शुरुआत साल 1824 में यहाँ की रानी चेन्नम्मा ने की थी। रानी चेन्नम्मा वह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिसका नाम वक्त के साथ इतिहास से जैसे मिट ही गया हो, लेकिन कित्तूर निवासियों ने इस नाम को न तो अपने जहन से मिटने दिया और न ही अपनी आने वाली पीढ़ियों को इससे अपरिचित रखा। साल 1778 में 23 अक्टूबर को वर्तमान कर्नाटक के बेलगांव जिले के पास एक छोटे से गांव काकती में लिंगायत परिवार में चेन्नम्मा का जन्म हुआ। बचपन से ही तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी की शौकीन रही चेन्नम्मा की बहादुरी से पूरा गांव परिचित था। काकती के पास ही कित्तूर का बड़ा पूरा साम्राज्य उस समय कित्तूर के देसाई राजवंश का राज था और राज मलसर्ज सिंहासन पर आसीन थे। राजा ने चेन्नम्मा की बहादुरी से प्रभावित होकर उनका हाथ अपने पिता से मांगा। 15 साल की चेन्नम्मा कित्तूर रानी चेन्नम्मा बन गई। मलसर्ज रानी चेन्नम्मा की राजनीतिक कुशलता से भी भलीभांति परिचित थे। राज्य के शासन प्रबंध में वे रानी की सलाह लिया करते थे। उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रुद्रसर्ज रखा गया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक अनहोनी में साल 1816 में राजा मलसर्ज की मौत हो गई। रानी चेन्नम्मा पर तो जैसे दुख के बादल गिर आए, पर उन्होंने अपना मनोबल नहीं टूटने दिया। उन्होंने कित्तूर की स्वाधीनता की रक्षा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यही वह समय था जब अंग्रेजों की नज़र कित्तूर पर पड़ी। वे कित्तूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। जब राजा की मौत के कुछ समय पश्चात उनके बेटे की भी मौत हो गई, तो जैसे कित्तूर का भविष्य ही खत्म हो गया हो। ब्रिटिश राज की गतिविधियां तेज हो गई और उन्हें लगने लगा कि अब बिना किसी देरी कित्तूर उन्हें मिल जाएगा। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने अपने दैतक पुत्र को राजा घोषित कर दिया और ब्रिटिश सरकार से युद्ध करने का फैसला किया। अंग्रेजों को लगा कि आज नहीं तो कल रानी चेन्नम्मा कित्तूर उन्हें दे देगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही रानी चेन्नम्मा भारत में उनके पतन की शुरुआत बनेगी। ब्रिटिश सेना ने अक्टूबर 1824 को कित्तूर पर घेरा डाल दिया। यह कित्तूर और अंग्रेजों के बीच पहला युद्ध था। अंग्रेजों ने लगभग 20,000 सैनिकों और 400 बंदूकों के साथ हमला किया, पर रानी चेन्नम्मा इस तरह के हमले के लिए बिल्कुल तैयार थी। उन्होंने अपने सेनापति और सेना के साथ मिलकर पूरे जोश से युद्ध किया। युद्ध के ऐसे परिणाम की ब्रिटिश सरकार ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्रिटिश सेना को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। वे शायद अंग्रेजों की इतनी बुरी पहली हार हो। इस युद्ध में 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए और बाकी 2 अधिकारियों को बंदी बनाया गया। इन दोनों अधिकारियों को इस शर्त पर रिहा किया गया कि ब्रिटिश सरकार कित्तूर के खिलाफ युद्ध बंद कर देगी और कित्तूर को शांतिपूर्वक रहने दिया जाएगा। अंग्रेजों ने इस समझौता माना भी, लेकिन उन्होंने कित्तूर की पीठ पर छुरा भोंका और अपने वादे से मुकर गए। अंग्रेजों ने कई बार कित्तूर पर हमला किया और आखिरकार रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया, लेकिन उनके विद्रोह ने अंग्रेजी शासक के खिलाफ चिंगारी फूंक दी थी, जिसने भारतीय को अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा मिली। नंबर 2, रानी दुर्गावती, गोंडवाना की रानी। 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर दुर्गाष्टमी के दिन एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया दुर्गावती। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। 1542 में दुर्गावती की शादी गोंड राजवंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुई। मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशज 4 राज्यों पर राज करते थे: गढ़मंगला, देवगढ़, चंदा और खेड़ला। रानी दुर्गावती के पति दलपत शाह का अधिकार गढ़मंगला पर था। दुर्गावती का दलपत शाह के साथ विवाह बेशक एक राजनीतिक विकल्प था, क्योंकि यह शायद पहली बार था जब एक राजपूत राजकुमारी की शादी गोंड वंश में हुई थी। गोंड लोगों की मदद से चंदेल वंश
उस समय शेरशाह सूरी से अपने राज्य की रक्षा करने में सक्षम रहा। 1545 में रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया, लेकिन 1550 में दलपत शाह का निधन हो गया। दलपत शाह की मृत्यु पर दुर्गावती का बेटा नारायण सिर्फ 5 साल का था। ऐसे में सवाल यह था कि राज्य का क्या होगा। लेकिन यही वह समय था जब दुर्गावती न केवल एक रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उन्होंने अपने शासन के दौरान अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। 1564 में मुगलों ने गोंडवाना पर हमला कर दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला। हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन दुर्गावती की युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छिपा दिया, बाकी को अपने साथ लेकर चल पड़ी। जब मुगलों ने हमला किया और उसे लगा कि रानी की सेना हार गई, तभी छिपी हुई सेना ने तीर बरसाना शुरू कर दिया और उसे पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया और उन्हें हराया। लेकिन जब वीर नारायण बुरी तरह से घायल हो चुके थे तो रानी ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और स्वयं युद्ध को संभाला। रानी दुर्गावती के पास 300 सैनिक बचे थे। रानी को भी सीने और आंख में तीर लगे, जिसके बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन इस योद्धा रानी ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रही। नमन है इस महारानी को। नंबर 5, अहिल्याबाई होलकर, मालवा की रानी। अहिल्याबाई का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन नियति ने उनके लिए एक असाधारण रास्ता चुना हुआ था। तभी तो एक बार पुणे जाते वक्त उस समय मालवा राज्य के राजा या फिर पेशवा कहे मल्हार राव होलकर चौंडी गांव में विश्राम के लिए रुके। तभी उनकी नज़र एक 8 साल की अहिल्या पर पड़ी, जो भूखे और गरीबों को खाना खिला रही थी। इतनी कम उम्र में उस लड़की की दया और निष्ठा को देख मल्हार राव होलकर ने अहिल्या का रिश्ता अपने बेटे खांडेराव होलकर के लिए मांगा। मात्र 8 साल की उम्र में अहिल्या ब्याह कर मालवा पहुंच गई, पर संकट के बादल अहिल्याबाई पर तब गिर आए जब साल 1754 में कुंभार के युद्ध के दौरान अपने पति खांडेराव होलकर वीर गति को प्राप्त हुए। इस समय अहिल्याबाई केवल 21 साल की थी। समाज की रीत के अनुसार उन्होंने सती हो जाने का निर्णय लिया, पर उनके ससुर ने उन्हें रोक दिया। हर एक परिस्थिति में अहिल्या के ससुर उनके साथ खड़े रहे, लेकिन 1766 में जब उनके ससुर भी दुनिया को अलविदा कह गए और फिर 1767 में शासक के कुछ ही दिनों में अपने जवान बेटे की मृत्यु हो गई। कोई भी एक औरत, वह चाहे राजवंशी हो या फिर कोई आम औरत, जिसने अपने पति, पिता समान ससुर और इकलौते बेटे को खो दिया, उनकी स्थिति की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। पर अपने इस दुख के साये को उन्होंने शासन व्यवस्था और अपने लोगों के जीवन पर नहीं पड़ने दिया। 11 दिसंबर 1767 को वह स्वयं मालवा की शासक बन गई। हालांकि राज्य में एक तबका था जो उनके इस फैसले के विरोध में था, पर होलकर सेना उनके समर्थन में खड़ी रही और अपनी रानी के हर फैसले में उनकी ताकत बनी। उनके शासन के 1 साल में ही लोगों ने देखा कि कैसे एक बहादुर होलकर रानी अपने राज्य और प्रजा की रक्षा मालवा को लूटने वालों से कर रही है। अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर रानी कई बार युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों की चाल से पेशवा को आगाह किया, बल्कि अपने राज्य को भी आगे बढ़ाया। मालवा में किले, सड़कें बनवाने का श्रेय अहिल्याबाई को ही जाता है। राहगीरों के लिए कुएं और विश्राम घर बनवाए गए। गरीब बेघर लोगों की जरूरत हमेशा पूरी की गई। आदिवासी कबीलों को उन्होंने जंगलों का जीवन छोड़ गांवों में किसानों के रूप में बस जाने के लिए मनाया। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग सम्मान भाव से उस महान रानी का श्रेय दे है। नमन है ऐसी वीरांगनाओं को। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।